अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था और 15 गोल्डन आपके आइन को बने हुए 50 साल कॉन्स्टिट्यूशंस 1973 एंड 2023 आइन है पाकिस्तान। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियन हैं, जो कानून उम्मीदवार होते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, इवन कि जितने भी डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड लोग हैं उनसे पूछिएगा तो वो कहेंगे भाई आइन सबसे मुकद्दम है। अच्छा, वकील से पूछिएगा तो आइन सबसे मुकद्दम है, जजेस से पूछेंगे तो आइन सबसे मुकद्दम है, और जो ओहदेदार हैं, जितने भी अहम तरीन पब्लिक पोस्ट होल्डर हैं, उनसे पूछिएगा वो कहेंगे आइन सबसे मुकद्दम है। लेकिन क्या जो आइन सबसे मुकद्दम है उस आइन की इज्जत की जाती है? उस आइन की पासदारी की जाती है? हम तो वकला में भी देखते हैं कि वो आइन की धज्जियाँ भी कह रहे होते हैं, हम तो डेमोक्रेटिक सोर्सेस में भी देख रहे होते हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं उनके अरकान आइन तोड़ रहे होते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। हम तो ओहदों में भी देख रहे होते हैं, सदर और वज़ीर आज़म वो आइन शिकनी कर रहा होता है। हम तो जजेस को भी देख रहे होते हैं जो कस्टोडियन है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करता है। हम तो पार्लियामेंट को देख रहे होते हैं कि वो आइन की धज्जियाँ बिखेर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि असल में मसला ये है कि कितने ऐसे लोग हैं, चलें सबको तो छोड़ें, हम उनसे ये पूछते हैं कि एक तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट अलग की जाए, सो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुने, और उसमें जो जजेस आए उनका एक्सपीरियंस, वो वकील आए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो। अब इस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजेस बनते हैं, जो वकला ऊपर आते हैं, बहुत से सिफारिश से आते हैं, बहुत से सियासी एजेंट्स होते हैं, यानी वो अपने सियासी जमात के वही लोग प्रमोट करते हैं। आपको पता है गवर्नर, उनका चीफ मिनिस्टर, उनका रिकमेंडेशन, भाई इस वकील को बना दो। कितने ऐसे वकील जजेस बने हैं जो किसी न किसी सियासी जमात से मुंसलिक हैं, या इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट, जब कोई वकील जज बन जाता है या चीफ जस्टिस बनता है तो फिर वो उठाता है कि मुझे इस वकील को आने दो, इसको छोड़ दो, इसको आने दो। हम देख भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में देखा हमने। तो फिर जाहिर है कि ये वो लोग होते हैं जो सिविल वकील होते हैं, जिन्होंने क्रिमिनल केसेस किए होते हैं, जो कोई आपके ऐसे वकील होते हैं जो सिविल मैटर देख रहे होते हैं, जो बैंकिंग का मैटर देख रहे होते हैं, जो आपके प्रॉपर्टी का मैटर देख रहे होते हैं। सारे वकील जब ऊपर आते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है उनका, तो वो जज बन जाते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का बिल्कुल पता नहीं होता। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस की ऐसी की तैसी होती है उन जगहों पर करते हैं वो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन इदारों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस भी आते हैं जिनके टिप पे होता है कि आइन और क़ानून क्या है। अब आ जाइए पार्लियामेंट पे। ये जो 342 की पार्लियामेंट है, या जो टोटल प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, आप यकीन कीजिए इनके पास जाकर आपसे पूछें कि भाई आइन के आर्टिकल्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, कौन सा आइन का आर्टिकल किस जगह लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में क्या चीज़ है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहाँ बातचीत की गई, फलायन। इनसे अगर आइन के बारे में पूछें, यकीन मानिए इनमें से 80% 90% ऐसे लोग हैं जिनको आइन का नहीं पता, लेकिन वो उस इदारे के मेंबर हैं जहां आइन बनाया जाता है और कानून साजी की जाती है। सोचिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आइए आज पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर जितने लोग निकलते हैं उनसे चंद सवाल कर लेते हैं, या कोई मुझे चैलेंज करता है तो आ जाए कोई, मैं रैंडम आपको बहुत से लोगों से मिलवाता हूं और चंद सवाल करता हूं। अगर उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाफिज हो जाएं, लेकिन भैया कम से कम आपका जो शोबा है, आप आइन कानून साज असम्बली के मेंबर हो, आपको तो एक एक आर्टिकल्स पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल्स कहाँ है। लेकिन जब बिल पेश किया जाता है
तो हमने बहुत दफ़ा देखा कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आज बिल पेश हुआ, हाँ जी पेश हुआ, पास हो गया, हाँ पास हो गया, अच्छा बिल में क्या था, वो मैं उस वक्त बाथरूम में था, वो उस वक्त मैं गाना सुन रहा था, वो उस वक्त मुझे याद नहीं है, वो मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, वो मैं, कितने एक्सक्यूजेज आ जाते हैं और वो बिल पास भी हो जाता है और ये लोग साइन भी कर देते हैं। और उस बिल में क्या है, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा कोई अमल कर दें जिसकी पकड़ हो जाए, ये पढ़ते तक नहीं। बहरहाल ये मुख्तसर करके मैं एक बहुत अहम बात पे आता हूँ। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, आइन की 50वीं सालगिरह थी, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली। वहाँ एक शख्स की बात इंतहाई शानदार बात थी, काजी फाइज ईसा भी आए हुए थे। काजी फाइज ईसा ने वहाँ बेहतरीन स्पीच की, हालांकि वो एरिया पूरा का पूरा पॉलिटिकल इदारा था, उनको बुलाया गया था कि यहाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, तो वो चले गए थे। और उन्होंने वो बरमला कहा भी कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे कहा गया था कि यहाँ आइन की बात होगी, लेकिन यहाँ तो सियासी जो बातें हुई इन चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और चंद बातें करके वो चले गए। एक मशवरा उन्होंने दिया जिसको हुकूमत ने उसी वक्त अमल करने का ऐलान कर दिया। अमल होता है या नहीं होता है, लेकिन ऐलान हुआ, ये भी बड़ी बात है। वो क्या था, उन्होंने कहा क्या ही बेहतर हो, और उन्होंने मिसाल भी थी बाहर की कि दुनिया में बाहर बच्चों को उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए जाते हैं, ये पढ़ाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैंने जिस तरह कहा कि जो पार्लियामेंटेरियन है और कई अरसे से पार्लियामेंटेरियन, उनसे जब आइन के मुतालिक पूछेंगे तो उनको आइन के बारे में नहीं पता होगा, तो नए आने वाले उम्मीदवार जो जीत के आते हैं उन बेचारों को क्या पता होगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बेहतर ये है कि आइन को निसाब का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि पाकिस्तान का हर शहरी आइन पढ़े, और जब आइन पढ़ेगा तो उसको अब उसके फंडामेंटल राइट्स, उसको अपने राइट्स का भी पता चलेगा, उसको कानून का भी पता चलेगा, और उसको ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो किताब है जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें एक पाकिस्तानियों के लिए कानून और आइन के तनाजुर में तमाम मामलात क्या हैं उसको पता चल जाएगा, उसको अपने राइट्स का भी पता चलेगा। बड़े ज़बरदस्त मशवरा दिया। चुनांचे वो उसी वक्त शायद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खड़ी हुई थी, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि जी आइन कोई निसाब का हिस्सा बनाया जा रहा है, और पता नहीं माशरती उलूम में या कहाँ या फला। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, और इसका फ़ायदा उठा के कह रहा हूँ कि जिस तरह आइन को आपने निसाब का हिस्सा बनाया, बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान का हर बच्चा जब आइन के बारे में जानता होगा और जब वो पढ़कर ऊपर आएगा, तो अगर वो उम्मीदवार बन गया, वो पार्लियामेंट में चल गया, तो उसको पहले से ही पता होगा आइन क्या है। और अगर फ़र्ज़ करो वो नहीं जाता है तो उसको ये पता होगा कि उसने पार्लियामेंटेरियन ने अपने उम्मीदवार से क्या सवाल करना है, क्या राइट्स है उसके पास, और उनके पास क्या हकूक़ है हमारे, ये सब पता होगा उसको। बेहतरीन बात की है। तो मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहता हूँ कि क्यों ना कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को निसाब का हिस्सा बना दिया जाए, तो फिर हर बच्चा कुरान को अगर समझ लेगा या पढ़ लेगा, या मैं अरबी के लिहाज से मतलब इस हवाले से नहीं कहा मैंने कि वो अरबी पढ़ ले, बल्कि कुरान को निसाब का हिस्सा जब बनाएंगे तो बाज़ाब्ता उस पर क्लासेस होंगी, हर पारा को आपको पढ़ाया जाएगा, उसका एग्ज़ाम होगा। गोया आप जब 10वीं तक पढ़ के निकलेंगे तो आपको कुरान मुकम्मल तौर पर कुरान के बारे में मालूमात होगी। फिर आप किसी मौलवी के बहकावे में नहीं आएंगे, फिर आप किसी के ऐसे शख्स के जो कुरान को मस्ख़ कर रहा हो, या कुरान के हवाला देकर गलत बात कर रहा हो, या कुरान का एक तरफ़ा तर्जुमा दे रहा हो, या कुरान का एक तरफ़ा तफसीर बता रहा हो, फिर आप मरूम नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि कुरान 10वीं तक आपने पढ़ा है, और आपको पता है कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया। हर बच्चा अगर पढ़ेगा पाकिस्तान के निसाब में, तो सोचिए हर बच्चे को ये पता होगा कि अल्लाह मियाँ ने कुरान में क्या हुक्म फरमाया है, और जब उसको ये पता होगा तो वो ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनेगा बल्कि एक अच्छा मुसलमान भी बनेगा। ये मैंने गुजारिश की है, काश ये पार्लियामेंट, ये कान में आवाज़ भी जाए उन लोगों के जो इसको निसाब का हिस्सा बना सकते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अरबी को भी, क्योंकि कुरान अरबी में है, उसको हिस्सा बना दिया जाए। तो अगर अरबी आपको आ जाएगी तो आप कुरान
और अरबी दोनों की क्लासेस अगर आपकी हो तो फिर कुरान को आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं, फिर कोई आपको गलत डिक्टेट नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो 70%, मैं नहीं कह रहा, किसी आलिम ने कहा, किसी मौलवी ने कहा कि 70% हमारे जो मौलवी हैं जिनको अरबी नहीं आती वो कुरान के मायने, कुरान की आपके तर्जुमा बता रहे होते हैं। तो ये गुजारिश है आप लोगों से भी और हुकूमत वक्त से भी कि जहाँ आइन को आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ कुरान को भी अगर निसाब का हिस्सा बना जाए, या सिर्फ ऊपर तख्त पे रखने या मौत पे या चहलम पे या शादी में, या इसके लिए नहीं है, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और अगर हर बच्चा पढ़ेगा तो एक बेहतरीन मुसलमान बनेगा। यहाँ बात करके आगे चलता हूँ, और वो ये है कि वज़ीर आज़म को अगर फ़ारिग कर दिया गया, जैसा कि बिल्कुल तैयारी मौजूद है कि वज़ीर आज़म को किसी भी वक्त फ़ारिग किया जाएगा, क्योंकि तौहीन अदालत वज़ीर आज़म कर चुके हैं। और इस सिलसिले में अदालत के वो 4 जजेस जो हैं वो, हालांकि वो थोड़ा बैकफुट पे आए हैं, जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया है तो वो बैकफुट पे तो आए हैं, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट गैर आइनी तौर पे ही सही खड़ी हो गई है तो उस पर भी बैकफुट पे आए। लेकिन 4 की सर्वाइवल सिर्फ इसी सूरत में है कि वो बैकफुट पे आने के बजाय फ्रंट फुट पे खेलें, वरना तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के हालात है उसमें डिवीज़न है, और बड़ी डिवीज़न उनके ख़िलाफ़ भी है। तो हुकूमत भी ख़िलाफ़, पार्लियामेंट भी ख़िलाफ़, बड़ी डिवीज़न जो है अंदर की वो भी ख़िलाफ़। तो ये 4 जजेस के लिए मुश्किलात है। तो 4 जजेस फ्रंट फुट पे खेलेंगे, और फ्रंट फुट पे खेला तो जो इनिशिएटिव लेगा वही सिकंदर है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो एक बिल्कुल तैयार है, अब करते हैं नहीं करते, जो मुझे इत्तलात है कि चीफ जस्टिस समेत जो ये 4 जजेस हैं और इनके साथी हैं जजेस, वो इस बात के लिए तैयार हैं कि जी किसी को तौहीन अदालत का नोटिस दे ना दें, 42 अरकान को दे ना दें, लेकिन वज़ीर आज़म को दे दें, एक को तो दें, वज़ीर आज़म को फ़ारिग कर दिया जाए। तो वहाँ पे भी उस पार्टी से भी मैंने बात की कि भाई आप वज़ीर आज़म अगर फ़ारिग कर दिए जाते हैं तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि जी हम दूसरा वज़ीर आज़म ले आएंगे। तो फिर मैंने अपने लेवल पर मालूमात ली है, मैं आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि ये तय भी हो चुका है कि अगर शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे तो उनकी जगह कौन होगा। उनकी जगह अयाज सादिक का नाम अभी तक टॉप पे है कि अयाज सादिक को बना दिया जाएगा। अब आप सवाल करेंगे कि भाई PMLN वहाँ हैं और भी इत्तेहादी हैं, तो क्यों ना आप उनको बना दें, क्या नाम है, दूसरी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है, तो बेहतर ये है कि जी बिलावल को बना दिया जाए, वो भी मेंबर हैं, या पीपल्स पार्टी में कई वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनको बना दिया जाए, तो यूसुफ रज़ा गिलानी को बना दिया जाए, या जो स्पीकर हैं उनको बना दिया जाए, या बिलावल भुट्टो को बना दिया जाए। इस पे आसिफ अली जरदारी साहब, जो मुझे पता चला है, आसिफ अली जरदारी साहब ने दो टोक इसको इनकार किया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस मौजूदा रिजिम में जो हुकूमत है इसमें हम वजारत उज़्मा नहीं लेंगे। मसलन कल जब इत्तेहाद बनेगा, हुकूमत जीतेगी और यही इत्तेहाद आया तो यकीनन उस वक्त वो वज़ीर आज़म मांगेंगे। लेकिन अभी जो रिजिम है वो कहते हैं PMLN वाले ले लें, कोई और ले ले। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इत्तेहादियों के सामने आसिफ अली जरदारी ने इनडायरेक्टली इस बात को इशारतन वाज़ेह कर दिया है कि अगर शहबाज शरीफ जाते हैं तो फिर उनकी जगह PMLN अपना कोई आदमी लाए, और PMLN के अंदर इत्तफाक पाया जाता है कि अयाज सादिक को वज़ीर आज़म बनाया जाए। और वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको पता है कि ऐसा आदमी हो जो कि पार्लियामेंट को भी समझता हो, सुलझा हुआ आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, इसके अलावा उसके तमाम जगहों पर कनेक्शंस अच्छे पॉजिटिव हो। तो अयाज सादिक वाकई बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, और सेकंड चॉइस के तौर पर अगर इनका नाम मुझे किसी ने दिया है या बताया है, मेरे कान में सरगोशी की है, तो मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं भी समझता था कि सेकंड आदमी अयाज सादिक है। और मैं एक ज़माने में ट्वीट भी कर चुका था कि ये बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं। बाकी फ़ैसला ऊपर वाला जानता है। JUI या कोई और जमात से, क्योंकि छोटी जमात है इसलिए, या MQM सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया, PMLN का ही दूसरा आएगा अगर ये होता है। इसके अलावा इमरान खान साहब को एक खामोश मैसेज गया है कि आप अपने राब्ते पीपल्स पार्टी से बढ़ाएं। आप
अकेले हैं बिल्कुल, आपके साथ इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। PMLN के तो आप खुले दुश्मन हैं, PMLN वाले आपके भी खुले दुश्मन हैं। तो आप ऐसा करें कि अपने राब्ते पीपल्स पार्टी से बढ़ाएं और कोशिश करें कि उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, उनके लिए आप मुश्किलात पैदा ना करें, उनके साथ आप किस हद तक जाएं और आगे जाकर इन चीज़ों को बेहतर करें। ये एक बड़ा खामोश मैसेज आया है बहुत अहम जगह से, इसको मैं किसी और वक्त डिस्क्लोज़ करूँगा। इसमें दो, एक बाहर और एक अंदर की बहुत अहम शख्सियत इन्वॉल्व है। आज पार्लियामेंट में आसिफ अली जरदारी ने भी एक जुमला कहा, वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात होना चाहिए इमरान खान से, कोई बुरी बात नहीं है, मुज़ाकरात करें और फिर तय करें कि इलेक्शन कम होना है। तो आसिफ अली जरदारी का आज के इस स्टेटमेंट पे कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि आसिफ अली जरदारी इस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं। और दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी कभी भी अपना ये डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करती है। एक ज़माना था कि जब उनके लोग शहीद हुए तब भी उन्होंने डायलॉग का रास्ता बंद नहीं किया। तो आसिफ अली जरदारी नाम का जो शख्स है वो चारों तरफ खेलता है, इसमें कोई शक नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि आगे क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।